ये जो तोशा खाने का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा अभी तक, उसकी जो है वो मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ। और ये हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद डिवीज़न बेंच ने जब तोशा खाने के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं किया तो उसके बाद ज़रूरी था कि तोशा खाना का रिकॉर्ड अब तक सामने लाया जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड सामने नहीं लाया जा रहा। और उसकी वजह अभी जो मरियम नवाज़ का एक लीक्ड इंटरव्यू जो है वो आया है, उसमें आपने देखा कि कैसे शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने जो गाड़ियाँ जो तकरीबन 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की इन्होंने जो गाड़ियाँ थी वो मुफ्त ले लीं उस वक़्त के 8-8, 10-10 करोड़। अब तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो इन्होंने ली हैं उनकी कीमत 25-30 करोड़ रुपए से भी शायद ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है और फैक्ट्री बुलेट प्रूफ है। और इसके साथ जो ख्वाजा आसिफ ने वहाँ से घड़ियाँ ली हैं, जो इनके बाकी वुज़रा ने वहाँ से रिकॉर्ड लिया है, वो कोई रिकॉर्ड इस वक्त तक अवाम के सामने पेश नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इमरान खान की जो डिक्लेयर्ड एक घड़ी है उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद में, लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी इसका नोटिस नहीं ले रहा। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? जो पीपल्स पार्टी ने अपनी फंडिंग में लिखा है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या सिर्फ तहरीके इंसाफ की फंडिंग का ऊपर आपका मसला है? पीपल्स पार्टी की फंडिंग के ऊपर आप क्यों नहीं चल रहे? जो 1 अरब रुपए के लगभग मुस्लिम लीग नून ने अपनी मीडिया कैंपेन पे खर्च किया, वो फंडिंग कहाँ से आई? बेनज़ीर भुट्टो ने तो पहले इल्ज़ाम लगाया था कि वो फंडिंग उसामा बिन लादेन ने दी थी नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए। ये नवाज शरीफ और PMLN दे आर सीकिंग फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है और लग यूँ रहा है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की फंडिंग का जो मामलात हैं उनको छुपाना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन उस फंडिंग के मामलात को सामने इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि PMLN की जो फंडिंग है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से हिस्सा मिला है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ख़तरनाक बात है और इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग के मामलात सामने रखने चाहिए। दूसरा अहम मसला जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो कराची में जब 95% सेंसस या मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है, तो अब हम देख रहे हैं कि हैदराबाद और कराची की आबादी में इस मरदमशुमारी जो MKM के मुतालबे पर हो रही है उसके बाद सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। यानी हैदराबाद की आबादी और कराची की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंसस, ये मरदमशुमारी जिसमें 45 अरब रुपया खर्च किया गया है, ये कितनी शफाफ और ट्रांसपेरेंट है। MKM की लीडरशिप के ऊपर कराची के लोग जो हैं उनको उसका एहतसाब करना चाहिए। जिस तरह ये 5-6 वज़ीरों ने अपने आप को बेचा है पीपल्स पार्टी के आगे और कराची के अवाम के हकूक़ को पामाल किया है, इस मरदमशुमारी में कराची की आबादी 20 लाख कम हो गई है पिछली 2017 की मरदमशुमारी से। सिर्फ 5 साल में 2 मिलियन लोग कराची में कम हो गए हैं और कराची की इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली में कम हो जाएंगी अगर इस मरदमशुमारी के ऊपर आप गए तो। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से और तहरीके इंसाफ ख़ुसूसन जो हमारा कराची का विंग है उसकी तरफ से इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और कराची के अवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं हम कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। MKM के 5-6 वज़ीर बिक भी जाएँ तो अब उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बिके हुए हैं इनकी कोई आवाज़ की हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह इमरान खान का कराची इमरान खान का शहर था, सिंध इमरान खान का है और हम एक वफाकी पार्टी की हैसियत से तमाम इकाइयों की और तमाम शहरों के हकूक़ की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो हमारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको एडमिट कर लिया गया है, बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और पंजाब के एडवोकेट जनरल को पर्सनली सोमवार से अदालत में पेश होने का कह दिया गया है। इसका मतलब ये होगा
कि हमने इसको जो चैलेंज किया है वो 3 बातों पे किया है। हमने कहा है कि ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर FIRs में एंटी टेररिज्म लगाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच के फैसले के मुनाफी है और ये कोई भी मुकदमा इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर वो टेररिज्म का केस नहीं बनता। दूसरी बात हमने ये कही है कि जो JIT है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको बनाया गया है। और तीसरी बात आज ये हुई है कि जो ज़मान पाक का ऑपरेशन है उसकी लीगैलिटी को अदालत जो है वो देखे। इन तीनों मामलात के ऊपर अदालत ने एडवोकेट जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर, अटॉर्नी जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर पेश होने का हुक्म दिया है और मंडे से इंशाल्लाह इसकी डे टू डे समाअत होगी। शुक्रिया। ये बताइएगा कि सरकार तनवीर इलियास के मामले पर तहरीक इंसाफ मुतमईन है जो कभी अदालत की उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? देखिए, बात यह है कि अदालतों का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगरचे जो फ़ैसला है उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसमें कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया था, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन हमने उस फ़ैसले को भी माना था, हम इस फ़ैसले को भी मानते हैं। ये नहीं हो सकता एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आइन हो, एक ऐसी रियासत जो आइन के मातहत हो, उसमें कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि हम अदालत के हुक्म को नहीं मानते। ज़ाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हमको नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते, और जो हमारा है वो हमारा है और जो साहब आपका है वो भी हमारा है। ये वाली पार्टियां जो है ना, ये इनका मसला है। हम तो ज़ाहिर है प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फ़ंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फ़ंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी, जो कि वफाकी काबीना। उसके बाद दूसरा हुक्म था IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि आप इसका सिक्योरिटी प्लान दें। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी प्लान दिया है या नहीं दिया। अगर चीफ सेक्रेटरी ने और IG ने सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा प्लान था कि सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोविजंस दें। अब अगर उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने नहीं दी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताइएगा कि जिस तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत के घर जाना पड़ा है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है अगर मौजूदा हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती तो क्या ये भी कर जा सकती है? देखिए, उसकी वजह यह है कि अगर दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी, और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती। तो फिर तो देखें ना, अभी भी आप देखें क्या हालात हैं। हमारे कई लोग जो हैं वो इसलिए प्री रेस्ट बेल में नहीं गए कि हम बेल करा के निकलेंगे किसी और पर्चे में पकड़ लेंगे। ये जो नीचे जो हमारी मातहत अदालतें हैं उनमें पहले ये हो गया है कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है। लोग हसन न्याजी साहब हमारे, उसके बाद अली अमीन गंडापुर, इन लोगों ने ज़मानतें कराई, ज़मानत करा के बाहर निकले, दूसरे केस में आपने उनको पकड़ लिया। अदालतों के हुक्म के ऊपर, मातहत अदालतों के हुक्म पे ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल ना हुआ तो इसका मतलब यह है कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन विल सीज टू एग्जिस्ट। और उसके बाद तो वाहिद तरीका यह है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो ख़त्म हो गया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर एक तरफ हमला भी कर रही है और जो हालात है इस वक्त, ऐसे हालात में जब आइनी बुरहान भी है, काजी फायज़ ईसा साहब पार्लियामेंट में गए तो वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया, तो आप ये समझते हैं इससे अदारों के दरमियान फासले कम होंगे या मज़ीद शुरू? अदारों के दरमियान तो फासले बढ़े हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त चौधरी एतजाज़ अहसन साहब की कॉल के ऊपर, लतीफ़ खोसा साहब की कॉल के ऊपर, ख्वाजा तारक रहीम साहब, ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं उनकी अपील के ऊपर वकला निकल रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर सैकड़ों वकला इकट्ठे हुए हैं। कल इंशाल्लाह ये इवेंट जो है और बड़ा होगा, सारे वकला ने यह फ़ैसला किया हुआ है और एक लॉयर्स मूवमेंट तो बिल्कुल इंशाल्लाह शुरू होने वाली है जो 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाए। थैंक यू।